जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के आप लोग डियर स्टूडेंट हो सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। ठीक है, आज का वीडियो जो अपना होने वाला है यह बिहेवियर साइंस का होने वाला है। बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, वो है आपका परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण या अवबोधन। ठीक है, या प्रत्यक्ष बोध। कहने का मतलब है प्रत्यक्ष बोध मतलब किसी चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान होना। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण या आपके प्रत्यक्ष में किसी चीज़ का, आपके सामने किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, आभास होना, वही जो है आपका परसेप्शन कहलाता है। समझ गए? चलिए परसेप्शन को समझते हैं। परसेप्शन एक मानसिक प्रक्रिया है। सीधा समझिए, आसान भाषा में आप अपने से खुद लिख सकते हैं जब समझ लेंगे तो। देखिए, परसेप्शन जो है, अवबोधन जिसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, यह एक मानसिक क्रिया है, यानी मन में होने वाला एक क्रिया है, मन से होने वाला क्रिया है। जो काम मन से हो उसे हम लोग मानसिक क्रिया कहते हैं। जो काम मन में चले उसे हम लोग मानसिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्य को इन उद्दीपकों, अब उद्दीपक क्या है तो उद्दीपक कहने का मतलब है वह कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो सकता है जो आपके सामने में हो। ठीक है, जो आपके सामने हो तो वही स्टिमुलेट हो जाता है। समझ गए? तो उस उद्दीपक का तत्कालिक यानी इमीडिएट और सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्षीकरण में होता यह है कि आपके सामने जो भी वस्तु, जो भी सामान है, उसके बारे में आपके दिमाग में ज्ञान होता है, उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है, वही जो है आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यानी सीधा समझिए कि जो आपके सामने हो, कोई विषय, कोई वस्तु, कुछ भी, आदमी, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में आपके दिमाग में जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है उस चीज़ के बारे में, उसी को हम लोग प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष बोध, यानी आपके सामने डायरेक्ट जिस चीज़ के बारे में बोध हो, जानकारियाँ हो, वही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और यह माइंड में होने वाला है। जैसे सामने रखा हुआ रस्सी है, हम उसको पहचान रहे कि अच्छा वहाँ पे रस्सी रखा है, तो ये कैसे पहचाने? हमारा दिमाग काम किया कि हाँ वहाँ पे रस्सी है। ठीक है, रस्सी इतना बड़ा है, या क्या है, डंडा है, खंभा है, ठीक है, चेयर रखा है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग से चीज़ें चल रहा है। हमारा हाथ तो नहीं बता रहा है कि हाँ वो कुर्सी है, हमारा पैर तो नहीं बता रहा है, पैर से तो हमें नहीं पता चल रहा है कि हाँ ये कुर्सी है कि क्या है, वो तो दिमाग ही बता रहा है ना। तो जिस चीज़ के बारे में आपको इमीडिएट, तत्कालिक ज्ञान प्राप्त हो, वही जो है परसेप्शन होता है। समझ गए? चलिए, यह प्रक्रिया संवेदना से भिन्न होती है। अब जो प्रक्रिया होती है जिसमें आपके माइंड में किसी चीज़ के बारे में सूचनाएं, जानकारियां मिलती है, यह पर संवेदना, सेंसेशन से भिन्न होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को न केवल उद्दीपकों का परिचय प्राप्त होता है, जैसे चेयर रखा है तो चेयर, रस्सी है तो रस्सी, लैंप है तो लैंप, टेबल है तो टेबल, मतलब इसमें जो भी विषय वस्तु हो उसका परिचय प्राप्त होता है, अपितु उसके बारे में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जैसे चेयर है, कितने चेयर है, कौन सा चेयर है, इन सब के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ गए? तो बेसिकली यह हर व्यक्ति के अंदर होने वाला एक क्रिया है जो मन में होता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को उस क्षण सामने जो चीज़ें हैं उसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति, जानकारियाँ होती है, मिलती है, वही परसेप्शन होता है। ठीक है, समझ गए? और सामने जो चीज़ें होता है उसे हम लोग उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, यह मन में होने वाला क्रिया है, इसीलिए इसे मानसिक क्रिया कहते हैं। ओके, और जो उद्दीपक होता है, जो सामने जो चीज़ें होती है उसके बारे में तत्कालिक और सार्थक ज्ञान प्राप्ति होता है, और उसी को हम लोग परसेप्शन कहते हैं। ओके, समझ गए? बहुत आसान था। कहने का मतलब है कि अब ये तो हो गया कि मैं आपको अर्थ समझा दिया आसान भाषा में कि परसेप्शन होता क्या है। ओके, अब आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने हिसाब से इसको जो है तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कोलिन एंड ड्रेवर है। ठीक है, एक कोलिन एवं ड्रेवर है, इन्होंने क्या कहा, इसका डिफिनीशन इन्होंने क्या दिया, देख लीजिए। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है, जो मैंने बताया वही है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या परिस्थिति, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई समय हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी चीज़ में तत्कालिक ज्ञान होता है। समझ गए? आप किसी कंडीशन में हैं या आपके सामने कोई वस्तु है, समझ गए, आपके सामने वाले के बारे में आपको जो है तत्कालिक ज्ञान होता है। ठीक है, और जिसमें किसी एक या सभी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती है, जिसमें एक आपका सभी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है। जैसे आंख से देख रहे हैं तो आंख से देखने का काम हो गया। ओके, कान से कोई चीज़ सुन रहे हैं तो सुनने का काम हो गया। त्वचा पर हमें कोई चीज़ स्पर्श हो गया तो वो भी हमें जो है अनुभव करा देता है। समझ गए ना? तो जरिया आपका अलग अलग ज्ञानेंद्रियां हो सकता है जो प्रभावित होगा उसमें, बट
किसी भी सिचुएशन में या वस्तु हो कुछ भी हो उसके बारे में तत्कालिक ज्ञान होता है। और इसमें ज्ञान जो होता है तो आपका उसमें एक या अनेक ज्ञान इंद्रियां जो है वो प्रभावित सम्मिलित हो सकता है आपको ज्ञान दिलाने में। जैसे आँख से देख रहे हैं कि सामने रस्सी रखा है, सांप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका आँख जो है उसमें प्रभावित हो रहा है, आँख आपका सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, ज्ञान को देखने में, अर्जने में, समझने में। तो सुनाई अगर कोई चीज़ दे रहा है, साउंड बॉक्स बज रहा है, गाना सुनाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कान उसमें सम्मिलित है, कान प्रभावित है उससे, ठीक है। तो आपको दिमाग में भेज रहा है सिग्नल को कान, और कान सुन रहे हैं दिमाग में कि वो फलानवा गाना बज रहा है, समझ गए। इसमें दिमाग भी इन्वॉल्व है, कान भी इन्वॉल्व है, देखने में आपका आँख भी इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं वही कह रहा है कोलिन और ड्रेवर जो है वो वही कह रहे हैं कि चूंकि यह तो एक मानसिक प्रक्रिया है ही, और सामने जो आपके वस्तु होगा या जो परिस्थिति है उसका तात्कालिक ज्ञान तो होता ही है, और ये जो ज्ञान होता है इसमें आपका एक या सभी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया इसका एक साइकोलॉजिस्ट का कथन। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछता है कि भाई परसेप्शन जो है इसका क्या जो है विशेषता होता है, इसका क्या जो है लक्षण है, बताइए। चलिए विशेषता देख लेते हैं कि इसका क्या विशेषता जो है हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण की जो विशेषता है देख लीजिए। प्रत्यक्षीकरण भी स्मृति यानी मेमोरी, थिंकिंग, तर्क आदि की भांति एक मानसिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से मेमोरी, थिंकिंग, लॉजिक ये सब मन से होता है, उसी प्रकार से परसेप्शन भी मन से होता है, मन के द्वारा होता है, इसीलिए इसे मानसिक प्रक्रिया कहा गया है। इसका एक विशेषता ये है। प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है। अब आप किसी भी चीज़ के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कम से कम जिस चीज़ के बारे में आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सामने तो होना चाहिए ना। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि परसेप्शन के लिए आपके सामने कोई ना कोई उद्दीपक, यानी उद्दीपक कहने का मतलब है कोई वस्तु, कोई भी सिचुएशन होना जरूरी होता है, समझ गए। इसके अनुपस्थिति में आप प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते हैं, असंभव है। जैसे आपके सामने कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप किस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, नहीं ना लेंगे। तो वही चीज़ें हैं। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए कोई ना कोई उद्दीपक होना जरूरी होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्ति को वर्तमान में उपस्थित उद्दीपक का तत्कालिक व सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। अब परसेप्शन के द्वारा, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम आप कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो है उसके सामने वाला चीज़ें, सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला स्थिति के बारे में तात्कालिक इमीडिएट ज्ञान, सार्थक ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जानकारियाँ मिलती हैं उसके बारे में, ठीक है ना, परसेप्शन के जरिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे उद्दीपक जिनके बारे में व्यक्ति को अनुभव या पूर्व ज्ञान हो तो उसका प्रत्यक्षीकरण आसान होगा। कहने का अर्थ है कि पहले से हम किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, एक बार हम उसके सामने अगर आ जाएं तो उसका पूरा व्याख्या हम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई? क्योंकि पहले से हमारे दिमाग में उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में जो धारणा है वो है, बैठा है दिमाग में, ठीक है। बस एक बार झलक देखे और उसके बारे में सारा चीज़ें जो है हम लोग उगिल दिए। तो ये उद्दीपक उतना ही मजबूत होता है, अगर ज्ञान अनुभव पहले से है तो उसका प्रत्यक्षीकरण करना आसान हो जाता है, उनके बारे में जानकारी लेना आसान हो जाता है। यानी पढ़े हुए चीज़ों को याद करना 1 से 2 बार देखने पर याद हो जाता है, ठीक है ना। तो सेम मैटर यहाँ परसेप्शन में भी है कि जो चीज़ें पहले से अभ्यास किया गया हो, जो अनुभव में हो, उसको प्रत्यक्षीकरण करना बहुत ही आसान होता है। आगे है इसका, जिन उद्दीपक का व्यक्ति को अनुभव या ज्ञान नहीं होता है उनका प्रत्यक्षीकरण करना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब है आप कुछ चीज़ नहीं जानते हैं तो अचानक से आपके सामने वो प्रकट हो जाएगा, तो आपको उसके बारे में जानकारी लेना मुश्किल होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो वही चीज़ें कह रहा है कि जिसके बारे में पहले से अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तो उसको प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो यही जो है प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण बेसिकली एक समझ से रिलेटेड है, समझ गया, कि सामने वाला को आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं या नहीं, उसके बारे में नॉलेज है या नहीं, ठीक है। आखिरी इसका विशेषता है, और विशेषता ये कोई पॉइंट नहीं है फिक्स इसका, मैं तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिया हूँ सीरियल करने के लिए, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, आप इधर उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति सभी उद्दीपकों का प्रतिरक्षण नहीं करता है, वह केवल उन्हीं उद्दीपकों का प्रत्यक्षीकरण करता है
जो उसके लिए सार्थक होते हैं या जिन पर उसका ध्यान आकर्षण होता है। कहने का मतलब है आप बाजार में चल रहे हैं, ठीक है, आपका नज़र किसी ऐसे चीज़ पर पड़ा जो अचानक से आपको अपने ओर अट्रैक्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान आकर्षण है आपको उसी के जगह गया है जहां आपका ध्यान लगा, जो आपके लिए इंटरेस्टेड था। अब जो इंटरेस्टेड नहीं है उधर व्यक्ति ध्यान कम देता है, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रुचि सार्थक लगता है व्यक्ति उधर ज़्यादा जो है ध्यान चला जाता है व्यक्ति का। तो उद्दीपक भी वही कहता है कि उद्दीपक भी सभी प्रत्यक्षीकरण भी सभी उद्दीपकों का करना जो है उचित नहीं होता है, संभव नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए सार्थक या जिन पर ध्यान आकर्षण होता है उसी का जो है प्रतिरक्षीकरण संभव हो पाता है। तो ये कुछ जो है इसका विशेषता था कि प्रतिरक्षीकरण कैसे होता है, क्या होता है, कितना मजबूत कब होता है, कितना कमज़ोर कब होता है प्रतिरक्षीकरण करना। तो ये चीज़ें बेसिकली मैं आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, चूँकि यह एक मन का प्रक्रिया है, मन में होने वाला काम है, तो मन में होने वाला काम प्रोसेस में होता है, ठीक है, यह चरण बाई चरण होता है, समझ गए। तो प्रक्रिया कहने का मतलब ही होता है कि प्रक्रिया, यानी यह एक प्रोसेस में होता है, दर बाई दर होता है, ठीक है। तो इसके चरण हम लोग को समझना है कि किसी भी चीज़ के बारे में हमको अनुभूति जो ज्ञान होती है, उस चीज़ के बारे में जो नॉलेज मिलती है हमारे दिमाग में, वो प्रोसेस कैसे होता है, मीन्स परसेप्शन यह कैसे जो है आपको दिमाग तक होता है। तो चलिए हम लोग इसके चरण को देखते हैं। आपसे स्टेप्स चरण पूछते हैं एग्जाम में कि प्रोसेस ऑफ परसेप्शन का स्टेप्स बताएं कैसे होता है। तो मुख्यतः जो परसेप्शन होता है कुल मिला के 4 स्टेप्स में आपको जो है पूरा होता है। इसको दिमाग में रख लीजिए 4 स्टेप कौन है, ठीक है। पहला स्टेप जो होता है आपके सामने में देख सकते हैं कि वातावरण से ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपकों को ग्रहण करना। कहने का मतलब है वातावरण, इन्वायरमेंट, आप जहाँ रहते हैं, कहीं जाते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके पे जो आपके आसपास हो, वहाँ से आपके ज्ञानेंद्रियाँ कहने का मतलब समझ रहे हैं, आँख हो गया, कान हो गया, उसके बाद आपका जो है त्वचा हो गया, जो मतलब ज्ञानेंद्रियाँ हैं जिससे व्यक्ति को नॉलेज, सूंघना, किसी चीज़ के बारे में पता चलता है। ज्ञानेंद्रियाँ देखना, सुनना, ये सब ज्ञानेंद्रियाँ के द्वारा होता है। तो जो व्यक्ति को ज्ञान अर्जित कराता है वही ज्ञानेंद्रियाँ होता है। अब एक ज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ज्ञानेंद्रियाँ के द्वारा सामने रहे उद्दीपक को ग्रहण किया जाता है। जैसे डीजे बज रहा है तो कान के द्वारा कोई चीज़ देखने को मिल रहा है, आँख के द्वारा सूंघने को मिल रहा है, नाक के द्वारा छूने से अनुभव हो रहा है, त्वचा के द्वारा। तो ये ज्ञानेंद्रियाँ जो है आपको उद्दीपक को अपने अंदर ग्रहण करता है, समझ गए। अब एज फॉर एग्जाम्पल बगल में गाना बज रहा है, कौन सा गाना बज रहा है हम अभी उसको नहीं पता है, वो गाना आवाज़ हमारे कान द्वारा अंदर गया, कान उसको ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब वह जो गाना बज रहा है बेसिकली वह गाना क्या हो गया, जो बज रहा है साउंड बॉक्स जो आवाज़ दे रहा है वो अपना उद्दीपक हो गया, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय हमारा कान हो गया, जो कान के द्वारा आवाज़ जा रहा है अंदर, ओके, कान उसे ग्रहण कर लिया। अब जो उद्दीपक है, जो स्टिमुलेट हम लोग बोलते हैं उद्दीपक, तंत्रिका आवेगों के रूप में परिवर्तन होना। अब यह उद्दीपक यानी मीन्स जो गाना बज रहा है वो गाना कान के द्वारा अंदर गया। अब अंदर जो ज्ञानेंद्रिया है वो पहुंचा दिया, प्रवेश करा दिया। अब अंदर जाने के बाद दूसरा स्टेप होता है कि वह तंत्रिका आवेग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स नर्व जो होता है, नर्व सप्लाई में वह क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए। जैसे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ लिखते हैं तो कंप्यूटर आपकी भाषा को नहीं समझता है, ABCD को कंप्यूटर नहीं समझता है, समझ गए। कंप्यूटर वह अपनी भाषा को समझता है, जिसे कंप्यूटर का लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आप जो भी ABCD डालते हैं कंप्यूटर उसे अपने भाषा में कन्वर्ट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह जो उद्दीपक हमारे अंदर प्रवेश किया है कान के द्वारा, वह तंत्रिका आवेग के रूप में परिवर्तन होना, समझ गए, जो हमारा ब्रेन समझ सके, समझ गए। तो ब्रेन को समझने के लिए तंत्रिका आवेग में परिवर्तन हो जाता है उद्दीपक को। अब जो परिवर्तित हो जाता है तो जो
तो यहाँ पे यही कहता है कि दूसरा जो है तंत्रिका आवेग के रूप में उसे परिवर्तन कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। वो जो उद्दीपक का जो तंत्रिका आवेग के रूप में जो कन्वर्ट हुआ है वह मस्तिष्क में पहुँचता है, ठीक है, मस्तिष्क में। अब वो जो तंत्रिका आवेग जो उद्दीपक को अंदर लाया, ज्ञानेंद्रिया क्या किया, अंदर प्रवेश कराया। अंदर प्रवेश करने के बाद तंत्रिका आवेग के रूप में वह जो आवाज़ है कन्वर्ट हो गया। अब वह जो कन्वर्ट हो जाता है मीन्स तंत्रिका आवेग के रूप में वह हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। कौन? उद्दीपक, ठीक है, जो हमके किसी न किसी ज्ञानेंद्रिया के जरिए अंदर आया, चाहे वो आँख के जरिए देख कर आए, सुन के कान के जरिए आए या त्वचा के जरिए स्पर्श होकर आए, वह सब जो है हमें क्या होता है कि मस्तिष्क में कब आता है, जब वो तंत्रिका आवेग में परिवर्तन होता है। और जब मस्तिष्क में तीसरा स्टेप में पहुंच जाता है तो चौथा स्टेप यही होता है कि जो भी उद्दीपक हमारे कान के द्वारा, आँख के द्वारा, त्वचा के द्वारा अंदर प्रवेश किया है उसका बोध होता है, उसके बारे में हमें आभास होता है, ठीक है। तब हम समझ पाते हो ओ फलानवा गाना बज रहा है, ओ ये फला सामने ये चीज़ रखा है, मतलब उसके बारे में हमें ज्ञान हो जाता है, समझ गए ना। तो यही बेसिकली 4 स्टेप में जो है आपके प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, समझ गए चीज़ों को। तो आपके सामने यही है, पहला ये है ग्रहण करना, दूसरा ये है तंत्रिका आवेग में उससे कन्वर्ट करना, एंड तीसरा है कि जो आवेग में कन्वर्ट हुआ है वो मस्तिष्क तक पहुंचता है। देन मस्तिष्क में पहुंचने के बाद मानसिक क्रिया जो है होने लगता है और उसका जो है आउटपुट रिजल्ट के रूप में हमें बोध हो जाता है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपको याद रखना है, ओके। बिल्कुल आसान से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ऐसा आपको फिर दूसरा कोई जो है समझाने नहीं, पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, कोई ऐसे नहीं समझाएगा। बस हमें थोड़ा सा संसाधन अगर मिल जाता तो मैं डिजिटल बोर्ड पर आप सभी के सामने फेस टू फेस सारा चीज़ डाउट क्लियर कर देता, थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन खैर कोई नहीं, जब तक चल रहा है चल रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, जब समय साथ दे देगा तो सारा चीज़ें जो है हो जाएगा, फिर आप लोग के जो भी नेक्स्ट बैच आएंगे उनको हेल्प मिलेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी परसेप्शन को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इफेक्ट डालते हैं। मीन्स परसेप्शन में, किसी भी चीज़ को बोध करने में, समझने में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपको बाधा डालते हैं, ठीक है। तो जो अटेंशन, जो ध्यान होता है, जो आप सभी को अभी पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान के तरह ही प्रत्यक्षीकरण को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। कौन कारक है भाई जो प्रभावित करता है? तो प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है नीचे हैं, देख लीजिए, आपके सामने है। पहला तो कारक है, इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला कारक है वस्तुगत कारक, यानी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फैक्टर, यानी जो सामने आपके पड़ा है वस्तु उससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। जो वस्तु आपका स्टिमुलेट कहलाता है, जो आपके सामने में है, वो कुछ भी हो सकता है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि वो कोई वस्तु ही है, कोई गाना बजाना कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। तो वस्तुगत कारक हो सकता है जो वस्तु से रिलेटेड होगा, समझ गए। दूसरा कारण बनता है व्यक्ति खुद का, स्वयं के कारण बनता है व्यक्तिगत कारण। एंड जो तीसरा है वो अपना बनता है प्रत्यक्षीकरण संगठन से संबंधित कारक, ठीक है। जैसे वस्तुगत कारक कहने का मतलब है कि आपके सामने जो चीज़ें हैं जिसका आप ज्ञान पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, उस वस्तु से डायरेक्ट जो है कारक आपको प्रभावित करेगा। जैसे वस्तु का चमक कैसा है, वस्तु का रंग कैसा है, वस्तु का अवधि क्या है, पृष्ठभूमि उसका क्या है, वह कितना ज़्यादा नए पुराना है, पुनरावृत्ति हो रहा है या नहीं, स्थिरता उसमें है या नहीं। तो ये वस्तु से रिलेटेड कारक है। जो वस्तु चमक ज़्यादा होगा वो अपने ओर ध्यान ज़्यादा आकर्षित करेगा, उसके बारे में आपको दिमाग में जल्दी आएगा, ठीक है ना। जिसका रंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उसका आपको देखते हैं दिमाग ज़्यादा अट्रैक्ट उसी तरफ होता है। तो कहने का मतलब है वस्तु जितना ज़्यादा बेहतरीन होगा, जितना ज़्यादा पृष्ठभूमि का अच्छा होगा, स्थिर होगा, उतना ज़्यादा जो है आपके प्रत्यक्षीकरण बेहतर होगा, ओके। बातें आती है व्यक्तिगत कारक, खुद का यानी मानसिक तत्परता कितना बढ़िया है, अभिवृत्ति क्या है, परिचित आप उससे कितना ज़्यादा है वस्तु से पहले से या नहीं है, पूर्व का अनुभव क्या है, मोटिवेशन आपके अंदर कितना है उस चीज़ को पाने के लिए, समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का पर्सनल फैक्टर भी बनता है और ये सब पर्सनल फैक्टर व्यक्ति को प्रभावित करता है। अगर आपके अंदर ललक होगी, आपके अंदर तत्परता होगी कि हम इस चीज़ को बारे में समझें तो बिल्कुल समझ लेंगे। आपके अंदर एटीट्यूड, अभिवृत्ति कैसा है, ठीक है, आप पहले से परिचित है या नहीं है, आपका अनुभव पहले का कैसा है, ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन कैसा है समझने के लिए। तो ये आपसे जुड़ी हुई, व्यक्ति के खुद से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, इसलिए इसे व्यक्तिगत कारक कहते हैं। अब आता है
प्रत्यक्षीकरण संगठन से संबंधित कारक जैसे समीपता, समानता, समापन, निरंतरता, समावेश। यानी कहने का मतलब है आप जिस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं उस चीज़ में क्या सिमिलरिटी है, क्या आपके कितना नज़दीक है, क्या समानता है, ठीक है, उसका समापन एंडिंग कैसा है, वो कितना कंटिन्यूटी में आप कर रहे हैं, उसका समावेशन कैसा है, मतलब ये संगठन के रूप में आप उसे कितना अच्छे से देख रहे हैं, ये प्रत्यक्षीकरण से के संगठन से संबंधित कारक होता है। ठीक है, तो कुल मिला के वस्तु कारक, व्यक्तिगत कारक और जो प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उसके संगठन से संबंधित कारक होता है। तो इसको आप लोग लिख दीजिएगा, जो मैं बोला हूँ उसको आप लोग डील कर दीजिएगा, सबके सब पॉइंट लिख कर, चमक, रंग, अवधि, ये सब अलग अलग पॉइंट करके, मानसिक तत्परता, अभिवृत्ति, पूर्व अनुभव, अभिप्रेरणा, ये सब लिख के उसमें डील कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है आपका हो गया प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मैंने आपको अच्छे से सब चीज़ कवर कर दिया, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर है, जो भी बिहेवियर साइंस को पसंद करते हैं, करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेंटल हेल्थ इसी तरह पर सेकेंड ईयर में आएगा, जो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मेंटल हेल्थ से मिलेंगे समझने को। तो आप अगर अभी नहीं समझेंगे साइकोलॉजी का तो मेंटल हेल्थ में दिक्कत करेगा सेकेंड ईयर में। ओके, चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।